हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सत श्री अकाल। आज हम फिजिक्स का नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज रिलेटेड विद लाइट। तो लाइट इज अ वन काइंड ऑफ वेव। उसके बारे में बहुत सारी जानकारी अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने दी। उसमें से सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो था न्यूटन। और न्यूटन ने क्या बोला न्यूटन ने कि उसने एक थ्योरी प्रपोज की थी, उसका नाम है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। व्हाई डज दिस कॉल्ड एज द कॉर्पस्कुलर थ्योरी? कॉर्पस्कुलर क्यों बोला, उसके पीछे भी रीजन है। न्यूटन ने बोला कि एवरी सोर्स ऑफ लाइट, यानी जो भी सोर्स है लाइट का, लाइट काय करतो, लाइट मधून बहुत सारे वेव्स बाहेर निघतात, ठीक है? तो एवरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, बहुत सारी छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकलते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं, तो एवरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल अकॉर्डिंग टू न्यूटन। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज द कॉर्पस्कुलर। तो एवरी सोर्स ऑफ लाइट, हर सोर्स लाइट का, एवरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट लार्ज नंबर ऑफ, इमिट यानी बाहर निकलते हैं, इमिट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, टाइनी यानी छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकलते हैं, बराबर है? इज कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर और आर कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर, कॉर्पस्कुलर, ठीक है? आर कॉल्ड एज कॉर्पस्कुलर्स। एवरी सोर्स ऑफ लाइट इमिट लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल बाहर निकलते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस्कुलर। ये जो कॉर्पस्कुलर है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये कैसे? दीज कॉर्पस्कुलर आर परफेक्टली इलास्टिक, रिजिड एंड वेटलेस, रिजिड एंड वेटलेस। ये जो कॉर्पस्कुलर है ये कैसे? इलास्टिक, रिजिड एंड वेटलेस। व्हेन दीज कॉर्पस्कुलर फॉल ऑन आवर रेटिना, यानी हमारे आंख पे अगर गिरते हैं तो वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन। वैसे भी लाइट की तरफ देखा तो हमारे आंख को सेंसेशन होता ही है। तो दिस कॉर्पस्कुलर फॉल ऑन आवर रेटिना, वी गेट द सेंसेशन ऑफ लाइट। बाद में उसने बोला कि दिस कॉर्पस्कुलर ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई स्पीड। ये कॉर्पस्कुलर कैसे ट्रैवल करते हैं? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई स्पीड, विद वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत ज्यादा स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, बराबर है? दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। यानी हर सोर्स लाइट का बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल इमिट करता है, उसको कॉर्पस्कुलर बोलते हैं। वो रिजिड, इलास्टिक और वेटलेस है। whenever this corpuscle fall on our retina we get the sensation and these corpuscle travel in straight line with very high speed, बराबर है? These speed which are different for the different media, ये भी बताया उसने। But this theory could not explain, this theory has some drawbacks, this theory drawbacks इधर लिखता हूं मैं। drawbacks क्या है ये theory के? मेरिट्स है कुछ, यानी ये थ्योरी ने रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन सबको पता है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, बट दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पार्शियल रिफ्लेक्शन का मतलब है एक ही टाइम में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होना, यानी कैसे? जैसे कि हम लोग एक कांच की खिड़की से बाहर दिख रहे हैं तो रिफ्रैक्शन हुआ, और उसी कांच की खिड़की में हमारा चेहरा भी दिखता है तो रिफ्लेक्शन हुआ। तो एट अ टाइम रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ये जो होता है तो वो उसने एक्सप्लेन नहीं किया। दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है? इंटरफेरेंस पता है, दो या दो से अधिक लाइट वेव, टू और मोर लाइट वेव ट्रैवलिंग थ्रू ए मीडियम, एक मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, समझे? दो से अधिक वेव। और
सुपर इम्पोजिंग एट वन पॉइंट, यानी वो मिलते ही एक पॉइंट, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। उसके भी डिफरेंट टाइप है, यानी तो इंटरफेरेंस क्यों होता है वेव का, ये एक्सप्लेन नहीं किया। डिफ्रैक्शन ने एक्सप्लेन किया। डिफ्रैक्शन का मतलब है बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एजेस ऑफ ए स्मॉल ऑब्स्टैकल, एंड लाइट बेंड होने के बाद एजेस से तो वो उसके ही रीजन में मूव करता है, यानी शैडो के रीजन में, लाइट के यानी ऑब्जेक्ट के, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टैकल एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो, यानी वही रीजन में वो स्प्रेड करता है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन है रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी लाइट जो ऑल डायरेक्शन में मूव करता है उसको, अनपोलराइज्ड लाइट को प्लेन पोलर, अनपोलराइज्ड यानी सभी डायरेक्शन में जो मूव करता है, और प्लेन पोलराइज्ड यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये पोलराइजेशन क्यों होता है लाइट का, ये इसने एक्सप्लेन किया, बराबर है। दिस थ्योरी आल्सो प्रेडिक्टेड दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डेंजर मीडियम इज ग्रेटर देन, डेंजर मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट इन डेंजर मीडियम is greater than speed of light in rarer medium, speed of light in rarer medium, and danger medium की स्पीड rarer medium से ज्यादा है, ये इसने बताया। This was experimentally wrong by Foucault, true wrong by the Foucault ने बताया कि ये गलत है। This theory predicted that whenever light emitted from the source of light, mass of the source of light decreases, and there were lots this and other experiment, यानी बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि there is no change in mass of the source of light, यानी कोई भी चेंज नहीं होता mass of the source of light में, mass of the source of light never be decreases or increases। तो these are the some drawbacks of this theory। बाद में इसके बाद आया, समझो, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी Maxwell postulated the relationship between the magnetism and electricity. He find that speed of light same as that of the electromagnetic wave। उसने ये फाइंड आउट किया कि लाइट की स्पीड ऑफ लाइट किसके जैसी है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो उसने इस्टेब्लिश किया रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ये बताया। और लाइट की स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड जैसी है, देयरफॉर द लाइट वेव्स वेयर अज्यूम्ड टू बी अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट जो है एक प्रकार का कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इसने बताया मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यानी शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं, बेसिक में, ठीक है। इसके बाद जो साइंटिस्ट आया, वो जो साइंटिस्ट था वो कौन था, हाइजेंस ने जो थ्योरी बताई थी लाइट की, उसको बोलते हैं हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये थ्योरी को एक्सेप्ट किया एज अ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो इन 1678-79 में व्हाट हैपेंड, क्रिस्टियन हाइजेन, दैट इज सी हाइजेन, proposed this theory. There were some drawbacks in this theory, therefore this theory later on proved by the different scientists. Out of that, main scientists were prove this theory, that is called as the, or develop this theory, that is Young and Fresnel। Young और फ्रेस्नेल ने इसको बाद में डेवलप किया। क्रिस्टियन हाइजेन,
इसने क्या होता है, पहले ही पॉइंट गलत कर दिया। लाइट वेव्स प्रोपोगेटेड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, किसके फॉर्म में, लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में। लेटर ऑन इट प्रूव दैट लाइट कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स नेचर। ये थ्योरी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बताई, बट बहुत सारी अच्छी चीजें बताने के बावजूद भी ये थ्योरी को ये लॉन्जिट्यूडनल वेव यानी लाइट है ऐसा बोलने के कारण बहुत सारा यानी उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देने के कारण बहुत सारा झूठ भी इसमें आ गया। कैसे, अभी इसने बोला कि लाइट वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव है, ये एक पॉइंट को लेके हम लोग 2 मिनट बाद डिस्कशन करते। पहले ये थ्योरी के कांसेप्ट क्या, कैरेक्टरिस्टिक क्या है देख लो। लाइट वेव कौन सा वेव है, लॉन्जिट्यूडनल वेव है। बाद में इसने बताया कि डिफरेंट कलर जो लाइट के है, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू, किसके कारण होते हैं अलग अलग कलर, तो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कल, डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कल्स, बराबर है। डिफरेंट साइज ऑफ, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट आर ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कल, ये न्यूटन ने बोला था, ठीक है। ये थ्योरी में बताया कि डिफरेंट कलर आर ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ, नॉट ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कल। अलग अलग कलर अलग अलग वेवलेंथ के कारण है। उसने बताया न्यूटन ने कि डिफरेंट साइज ऑफ कार्पस्कल के कारण है, यहाँ पे कार्पस्कल का मैटर नहीं है, अलग अलग वेवलेंथ के कारण। Then when your light fall on our retina we get the sensation. This theory also explain the reflection of light, refraction of light, diffraction of light and interference भी एक्सप्लेन किया ये थ्योरी में। इंटरफेरेंस यानी क्या होता है, कुछ अच्छी चीजें इसने बताई। अभी आती है इस पे, फिर जो हाइजीन था उसको पूछा गया कि लाइट वेव अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो फॉर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी, क्योंकि लॉन्जिट्यूडनल वेव को ट्रांसवर्स वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मटेरियल मीडियम नहीं रहा तो भी चलता है। They can even travel through the vacuum, no doubt. But light अगर longitudinal wave है तो longitudinal wave को material medium की जरूरत है। तो लाइट तो स्पेस से ट्रैवल करता है, तो वहां पे तो material medium नहीं है। तो he said that no, there is one kinds of material medium. This is one kinds of joke at that time. material medium है वहां पे, but material medium कैसा है कि उसका नाम दिया उसने luminiferous ether। तो he said that there is a ether drag present in a space, ether है यानी उसका नाम था ल्यूमिनिफेरस ether। तो कैसे दिखता है, तो ल्यूमिनिफेरस ether attributed the property like zero density and perfect transparency, यानी उसकी डेंसिटी जीरो है, परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी, एंड ईथर कुड नॉट बी डिटेक्टेड, यानी कोई भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ मैं ही बता सकता हूं। तो ये इसने बताया था, बराबर है। बट कुछ अच्छी चीजें भी बताई थी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मीडियम इज ग्रेटर देन डेंजर मीडियम, ये उसने बताया था, ठीक है। इसका जो ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स में ये जो कांसेप्ट बताया उन्होंने कि लाइट वेव लॉन्जिट्यूडनल वेव है, बाद में माइकलसन एंड मोरले एंड अदर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट देयर इज नो ईथर ड्रैग वेयर द अर्थ मूव थ्रू इट, यानी अर्थ स्पेस में मूव करते हैं अराउंड द सन, तो उसमें कोई भी ईथर विथर नहीं है। दिस एंड अदर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ईथर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ईथर नाम की कोई चीज है ही नहीं। तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गए। बाद में हाइजीन के बाद में कोई भी साइंटिस्ट
ने इस पे ये नहीं किया, यही थ्योरी को डेवलप किया और दिस थ्योरी वेयर एक्सेप्टेड बाय द एज अ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, बाद में हम लोग लेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किसको बोलते हैं? जो रे ऑफ लाइट रहते हैं, मीडियम से ट्रैवल करते हैं हम लोग, इंसिडेंट करते हैं ऑब्लाइकली, रे ऑफ लाइट इस प्रकार से ट्रैवल करते हैं, ये वेव फ्रंट नहीं रहता। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, दैट इज कॉल्ड एज द वेव नॉर्मल। वेव फ्रंट क्या रहता है? वेव फ्रंट समझो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से जो लाइट निकला, समझो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से जो लाइट निकला वो पर्टिकुलर एक पॉइंट तक, ठीक है, एट अ टाइम पहुंचता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट तक एट अ टाइम, तो इसका डेफिनेशन आएगा लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम, इसको लोकस बोलेंगे। टू वेव विच ऑल द वेव्स वाइब्रेट इन अ सेम फेज और रीच साइमल्टेनियसली। मीडियम टू विच ऑल द वेव्स यानी सभी वेव्स रीच साइमल्टेनियसली। Locus of all point of the medium to which all the waves reach simultaneously, यानी ये जो पॉइंट है इस पे सभी वेव एक साथ पहुंचते हैं, तो इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। यानी ये हो गया हमारा वेव फ्रंट, दिस इज द वेव फ्रंट। अभी ये स्फेरिकल शेप में है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द स्फेरिकल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के भी टाइप है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है। ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम टू विच ऑल द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, उसको बोलेंगे रीच साइमल्टेनियसली और वाइब्रेट इन सेम फेज। यानी यहाँ पे पूछने का सभी का टाइम सेम है, तो इसका फेज भी सेम है, ठीक है। और इट इज वाइब्रेट इन सेम फेज, फिजिक्स के लैंग्वेज में वाइब्रेट इन सेम फेज, वाइब्रेट इन सेम फेज। तो लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम टू विच ऑल द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली और वाइब्रेट इन सेम फेज, दैट इज कॉल्ड एज द वेव फ्रंट। और ये जो वेव फ्रंट है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, ओरिजिनेटिंग का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कहां से निकलता है? पॉइंट सोर्स से, यहां से निकलता है ये, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और उसका डिस्टेंस कैसा रहता है? फाइनाइट डिस्टेंस, यानी वी कैन मेजर इट, हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं फाइनाइट डिस्टेंस में। वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम है, यानी हम लोग स्फेरिकल बल्ब का एग्जांपल वगैरह ले सकते हैं, हमारे घर पे लगता है। तो ये जो है ये कौन सा वेव फ्रंट है? स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट को हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी बहुत सारे वेव फ्रंट प्रोड्यूस होंगे, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको ऐसे किया तो ये, ठीक है, तो स्फेरिकल ऐसे फैलते जाता है, तो स्फेरिकल वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, अभी प्लेन वेव फ्रंट क्या है? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स से भी प्रोड्यूस होता है और लीनियर सोर्स से भी प्रोड्यूस होता है। लीनियर का मतलब है, लीनियर समझे ना, लीनियर यानी स्ट्रेट ऐसा सोर्स, ठीक है। बट इसका डिस्टेंस जो है वो कैसा रहता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस, फ्रॉम द इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इस पे ये प्लेन वेव फ्रंट कैसे रहता है? प्लेन वेव फ्रंट रहता है इस प्रकार से। अभी समझो सन से जो लाइट निकला तो ऐसा 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 बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा, ठीक है। तो दिस इज लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये हो गया हमारा
प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट पॉइंट सोर्स से भी निकल सकता है और लीनियर सोर्स से भी निकल सकता है, तो उसको बोलेंगे प्लेन वेवफ्रंट। तीसरा वाला वेवफ्रंट है सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। और सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कैसे प्रोड्यूस होता है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ए लीनियर सोर्स, ध्यान में रखना, एंड फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट लीनियर सोर्स और फाइनाइट डिस्टेंस का एक में एग्जांपल हमारे घर का फ्लूरोसेंट ट्यूब लाइट बोलते हैं उसको, तो फ्लूरोसेंट लाइट और हमारे घर का ट्यूब लाइट भी बोल सकते हैं, ट्यूब लाइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। तो these are the different types of वेवफ्रंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अलग अलग वेवफ्रंट है। वेवफ्रंट किसको बोलते हैं? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम टू व्हिच ऑल द वेव्स रीच साइमल्टेनियसली, यहां पे एक साथ पहुंचेगा, दैट इज कॉल्ड एज द वेवफ्रंट। There are three kinds of wavefront. Is the spherical wavefront, यानी फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा और पॉइंट सोर्स से निकलेगा। प्लेन वेवफ्रंट, इनफाइनाइट डिस्टेंस, पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स दोनों से भी ये प्रोड्यूस हो सकता है। और लास्ट इज सिलेंड्रिकल, ओनली लीनियर सोर्स एंड फाइनाइट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं हम लोग सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। अभी इसमें से एक जो डेफिनेशन आती है वो है वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल क्या है? वेव नॉर्मल किसको बोलते हैं? वेव नॉर्मल यानी वेव नॉर्मल, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट हम लोगों ने जो ड्रॉ किया था, इसमें जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल और परपेंडिकुलर, इसको नॉर्मल बोलेंगे या फिर परपेंडिकुलर, तो दैट इज कॉल्ड एज द वेव नॉर्मल। नॉर्मल और परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ वेवफ्रंट। वेवफ्रंट के सरफेस पे ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको बोलेंगे वेव नॉर्मल। यानी समझो ये प्लेन वेवफ्रंट इस प्रकार से, वेव नॉर्मल इस प्रकार से। ओके, इसको हम लोग ऐसा भी इंसिडेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल के बाद हम लोग देखेंगे हाइजीन्स प्रिंसिपल। हाइजीन्स प्रिंसिपल, हाइजीन्स प्रिंसिपल व्हेन क्या है हाइजीन्स प्रिंसिपल में? व्हेन अ ल्यूमिनियस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ल्यूमिनियस का मतलब क्या है? ल्यूमिनियस का मतलब है चमक जिते तैयार होते हैं। तो ल्यूमिनियस पॉइंट, चमक जहां पे प्रोड्यूस होती है, ल्यूमिनियस, तो ल्यूमिनियस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स यानी एक ही पॉइंट से जो लाइट प्रोड्यूस करता है, एज लाइक अ सनलाइट। तो ल्यूमिनियस पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट क्रिएटेड डिस्टर्बेंस, वेव प्रोड्यूस होना है, देयर इज वन काइंड्स ऑफ डिस्टर्बेंस, वन काइंड्स ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूस इन दैट केस, तो क्रिएटेड डिस्टर्बेंस, and due to that disturbance energy is produced। तो luminous point source of light create a disturbance। देखो डेफिनेशन कैसी है, तो luminous point source of light, luminous point source of light, point source of light create a disturbance, create a disturbance। Luminous point source of light create a disturbance and energy of disturbance, energy of disturbance is prolonged through a transparent medium, prolonged through a transparent medium। Luminous point source of light create a disturbance and energy of disturbance is prolonged, यानी बहुत ज्यादा दूर तक जाएगा, prolonged through a transparent medium in the form of wave। इसके फॉर्म में in the form of wave, form of wave। ठीक है, to explain this, how this propagation of light wave takes place, तो Huygens suggested certain principle। First principle, every source of light
every point on the wavefront, every point on the wavefront behave as a secondary source of light, secondary source of light। यानी हर पॉइंट वेवफ्रंट का कैसे बिहेव करता है, सेकेंडरी। समझो स्फेरिकल वेवफ्रंट है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बिहेव करना है। यहाँ पे ये पॉइंट करेगा, ऐसे लगेगा, इसमें बहुत सारे ये रहेंगे पॉइंट। समझो तो एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट, ये वेवफ्रंट है स्फेरिकल, तो उसका हर पॉइंट कैसे बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यानी सोर्स ऑफ लाइट जैसे रहता है वैसे, एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। बाद में दूसरा प्रिंसिपल है द न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स, न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स is more effective in forward direction only, forward direction only। यानी नया जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होता है ये ज्यादा इफेक्टिव आगे है, बैकवर्ड डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। यानी न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स इज मोर इफेक्टिव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, एंड द resultant is given by the tangent to all the secondary wavelets at that instant। रिजल्टेंट अगर इसका निकलना है तो इसको टेंजेंट ड्रा करो, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। These are the principles of the hygiene or hygiene principle। ठीक है, पहला प्रिंसिपल है every point on the wavefront behave as a secondary source of light। हर पॉइंट वेवफ्रंट का कैसे बिहेव करता है, सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करता है। दूसरा है द न्यू सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी ये जो नया सेकेंडरी वेवफ्रंट हम लोगों ने यानी नई सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हुई तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। और तीसरा है इसकी रिजल्टेंट अगर फाइंड आउट करने की है तो उसको टेंजेंट लगा दो। रिजल्टेंट इज गिवन बाय, नई किताब में ऐसा आया है, यानी ये जो ऐसा हम लोगों ने समझो ये वेवफ्रंट है, ये सोर्स है, तो एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे हम लोग अलग अलग पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे, तो ये ठीक है, और ये रिजल्टेंट इज गिवन बाय द टेंजेंट, और इन्होंने ये यहां से मिटा दिया। नई किताब में ऐसे लिखा है, डरने की बात नहीं है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द टेंजेंट, यानी ये ऐसा है समझो, ठीक है। तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द टेंजेंट। बोर्ड में बहुत मार्क का चैप्टर रही है 12th स्टैंडर्ड में, वेव ऑप्टिक्स 6 to 7 मार्क्स का है, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है, सिर्फ समझना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये हो गया हाइजीन प्रिंसिपल। ऐसे हम लोग प्लेन वेवफ्रंट को भी कर सकते हैं इस प्रकार से, यानी समझो यहाँ पे प्लेन वेवफ्रंट ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये वेव नॉर्मल हो गई, तो यहाँ पे बहुत सारे वेव, और रिजल्टेंट इज गिवन बाय द टेंजेंट, ये सोर्स ऑफ लाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, ओके, ट्रैवल टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो दिस इज कॉल्ड एज द plane wavefront, this is spherical wavefront, and these are the principles of hygiene, that is called as the hygiene's principle। इसके बाद reflection of light according to hygiene, reflection of light from a plane reflecting surface, reflection of light, reflection of light from the plane reflecting surface, reflection of light, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है। अभी देखो ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस एज लाइक अ प्लेन मिरर। तो हम लोगों ने
लिखा है ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसा है, तो समझो ये वेव फ्रंट हम लोगों ने ऑब्लाइकली इंसिडेंट किया इस प्रकार से, तो ये रे ऐसे हो गए, ये रे है, ये वेव फ्रंट है, इसका एंगल कितना रहता है 90 डिग्री। वेव फ्रंट कौन सा है इसमें, ये वाला, दिस इज वेव फ्रंट, और ये हो गई उसकी नॉर्मल, यानी नॉर्मल वेव नॉर्मल दैट इज वन काइंड ऑफ रे, समझो ऐसा कंसीडर करो। तो समझो ये वेव फ्रंट है, ठीक है, इसका ये इंसिडेंट किया है ऑब्लिकली, ये एक किया और एक दूसरा किया, तो whenever ये वेव फ्रंट है, ये रे है, ये वेव फ्रंट है, इसका एक पॉइंट प्लेन सरफेस पे ऑब्लिकली इंसिडेंट करने के कारण ये P का ये पॉइंट, एक पॉइंट ये पॉइंट पे पहले पहुंच गया, उस वक्त Q ये B तक ही पहुंचा। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, बराबर ध्यान दो। मैं बड़ी फिगर निकलता हूं इसलिए क्योंकि छोटी फिगर से समझेगा नहीं। ये रे P, ये एट द सेम टाइम Q reaches to, Q कहां तक पहुंचता है, Q reaches to पॉइंट B, और इसको जो बाउंड करता है उसको बोलेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये जो है इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का जो एंगल बनता है इसको बोलेंगे हम लोग, कोई भी नाम दे दो, PA यम देता हूं, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गई है मेरी। और उसी टाइम पे रे क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी होता है, ये ठीक है, रिफ्लेक्ट भी होता है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको एम नाम दिया, तो इसको ये नॉर्मल के लिए है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है इसमें, रिफ्लेक्टेड रे यानी ये रहेगा, ठीक है, ये इधर रिफ्लेक्टेड, इसका भी रिफ्लेक्टेड रे, ये सी पॉइंट समझो, सी पॉइंट का रिफ्लेक्टेड रे, कोई भी नाम सी, यस, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे को जो बाउंड करता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। यानी इधर ध्यान दो, ये पॉइंट इधर लेके आता हूं, यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सी है इसमें, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये वाली इंसिडेंट वेव फ्रंट, कीप इट इन योर माइंड, इंसिडेंट रे को जो बाउंड करता है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ये होगी वेव फ्रंट, ओके, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गई ये, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो रिफ्लेक्टेड रे को जो बाउंड करता है दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गई सी, और ये भी इसको लेता है इंसिडेंट वेव फ्रंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। बात कैसी है देखो, whenever P reaches to A, this is incident obliquely, तो ऑब्लाइकली इंसिडेंट करने का, ऑब्लाइकली मतलब दीर्घस्पने इंसिडेंट करता है, तो ये P ये तक पहुंचता है, तो Q उस टाइम पे B तक ही पहुंचता है। बाद में BC जितना डिस्टेंस लेके यहाँ पे हम लोगों को ये सेमी स्फीयर ड्रॉ करने की, ये पॉइंट तक ये यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है ये हमारा यानी B to C, ये डिस्टेंस A जैसा है, B to C is equal to E, और सेम टाइम में B reaches to C at the same time A reaches to E, तो इसका डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस से नहीं होता है, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट है तो, और टाइम t, स्पीड इनटू टाइम t, ठीक है। अभी इसमें कुछ कंसेप्ट है, देखो, इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान में रखना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये मिरर समझो। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ जो एंगल बना दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस,
और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ जो एंगल बना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कैसे बनता है? तो ये बनने के लिए समझो ये एंगल PAN जो है प्लस एंगल PAN प्लस एंगल NAB, और BAN, ये भी अच्छा नहीं लगता, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये जो वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का रे के साथ जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री रहता है। अभी देखा, इसको हम लोगों ने वेव नॉर्मल के साथ ऐसे ऑब्लिक इंसिडेंट किया, तो ये हमारा ये भी हो गया और ये, समझे? तो इसका जो एंगल है तो ये 90 डिग्री रहेगा। तो ये जो एंगल है, यहाँ पे बड़ा वाला एंगल मैं ड्रॉ करता हूँ रेड पे। तो बड़ा वाला एंगल जो है ये वाला, दिस एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है? क्योंकि ये इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के साथ, यानी वेव नॉर्मल और वेव फ्रंट के साथ जो एंगल बना वो 90 डिग्री। बाद में BAN, एंगल BAN, बराबर ध्यान दीजिए, एंगल BAN प्लस एंगल BAC, ये भी 90 डिग्री है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। ये 90 डिग्री क्यों है? जनरल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल, BAN और BAC, ये 90 डिग्री है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या ध्यान में आया आपके? इक्वेशन 1 एंड 2 से कि एंगल PAN प्लस एंगल BAN इज इक्वल टू एंगल BAN प्लस एंगल BAC, इसमें BAN कैंसिल हो गया। एंगल PAN क्या है ऑलरेडी? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल BAC, तो इसलिए BAC ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है? यानी ये हम लोगों ने प्रूव किया बाय चांस, ठीक है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू BAC। कैसे आया, समझ में आया? वीडियो रिपीट करके देख लेना, ठीक है? उसके बाद ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे आया? तो इसमें एंगल ये और ये इकडे दिसते का? एंगल EAN प्लस EAC, एंगल EAC ये 90 डिग्री। एंगल EAN प्लस EAC इज 90 डिग्री, और दोनों इसमें ये जो E है ये वेव फ्रंट और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रे और वेव फ्रंट का एंगल 90 डिग्री रहता है। तो EAC में ये 90 डिग्री है, ये E का एंगल 90 डिग्री है, तो ये और C भी 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि सबको पता है एडिशन ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो इसका 90 होगा, तो दोनों मिला के 90 होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल EAC प्लस एंगल ECA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 3 हो गए, 4 हो गए। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या होगा? 3 एंड 4 में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड में EAC और EAC कैंसिल हो गया, तो एंगल EAN इज इक्वल टू एंगल ECA, दोनों को कंपेयर करेंगे तो EAN की वैल्यू क्या है? EAN है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ ECA, तो इसलिए ECA की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली? यहाँ पे ECA इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग? यानी हम लोगों ने ये प्रूव किया कि BAC यानी इंसिडेंट वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम लोगों ने प्रूव किया। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट यानी रिफ्लेक्टेड रे को जो बाउंड करता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ जो एंगल बनता है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर यू गेटिंग? नाउ इसमें दो ट्रायंगल हम लोगों को मिल रहे हैं, एक है ट्रायंगल AEC और दूसरा है ABC। ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल ABC में क्या दिख रहा है आपको? AEC और ABC में, AEC में एंगल AEC
AC और ABC में हम लोगों ने अभी पहले लिखा था BC और AE की वैल्यू क्या है, सेम। यानी जब BAC तक जाता है तब ये कहां तक जाता है, E तक। तो BC और AE और BC की वैल्यू सेम है। दूसरा, एंगल E और एंगल B, एंगल E और एंगल B ये दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि ये वेवफ्रंट और रे के एंगल है। ये भी इंसिडेंट रे और इंसिडेंट वेवफ्रंट का एंगल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट का एंगल है। तीसरा, ये दोनों भी ट्रायंगल में AC जो है साइड वो क्या है, कॉमन है। AC इज कॉमन, साइड AC इज कॉमन, बराबर है। अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड टेस्ट के अनुसार, ये से यस टेस्ट के अनुसार, साइड एंगल साइड SAS टेस्ट के अनुसार ट्रायंगल AEC इसके साथ कॉन्करेंट है, ट्रायंगल ABC के साथ कॉन्करेंट है। और ट्रायंगल AEC ABC के साथ अगर कॉन्करेंट है तो इसका जो एंगल है कौन सा, BAC कॉन्करेंट टू AECA, यानी एंगल BAC is congruent to the ECA and angle I is equal to angle R. This is the law of reflection. and law of reflection प्रूव करने के लिए angle of incidence is equal to angle of reflection प्रूव करना पड़ता है। तो हाइजीन ने इस प्रकार से प्रूव किया था। तो this theory also explain the reflection of light. दूसरा, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सेकंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के अपोजिट साइड में दोनों के रे। और तीसरा है ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। तो ये तीनों भी लॉ इस थ्योरी के अनुसार प्रूव हुए। तो दिस थ्योरी आल्सो एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ये थ्योरी के अनुसार कैसे होता है ये प्रूव करके बताया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान में रखो। ठीक है, ये आज हम लोगों ने जो टॉपिक लिए वेव ऑप्टिक्स में, उसमें सबसे पहला टॉपिक था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, दूसरा टॉपिक था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेवफ्रंट है, वेवफ्रंट के टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट, वेव नॉर्मल, हाइजीन प्रिंसिपल, प्लेन वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट, एंड नेक्स्ट हम लोगों ने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।